हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 13 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है किस इंडियन स्टेट द्वारा अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। तो अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट ये यूपी में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? यूपी में। देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। पर्पस क्या है? लोगों को ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर प्रोवाइड करना। तो याद रखिएगा, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। टोटल 2600 करोड़ की लागत आएगी और 1 या 2 महीने में बनकर इसको कंप्लीट होना है। उत्तर प्रदेश में बन रहा है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। कौन सी रिवर पर बन रहा है? तो धाशन रिवर है, उसी पर बन रहा है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। धाशन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये जो अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये यूपी में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये, जिनके लगभग 168 विलेजेस में 1.5 लाख फार्मर्स को फायदा होगा। तो याद रखिएगा, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट धासन रिवर पर बन रहा है। कहाँ पे? यूपी में। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर गुड़ महोत्सव भी सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ब्रांड नेम है वियर एनपे नाम से एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस किस इंडियन बैंक द्वारा बनाया गया है? तो एक्सिस बैंक ने एनपे नाम का एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस बनाया है। ये देख लीजिए, रिसेंटली एक्सिस बैंक द्वारा वियर एनपे नाम का डिवाइस बनाया गया है, जिसको आप बैंड, की चेन या फिर वॉच लूप यानी घड़ी के पट्टे की तरह पहन सकते हैं और आप किसी भी मर्चेंट शॉप पे 5000 रुपीज़ तक का पेमेंट कॉन्टैक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक द्वारा एनपे नाम का एक डिवाइस बनाया गया है जो कि वेरिएबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस है। याद रखिएगा, एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पर अपॉइंट होने वाले फर्स्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बन गए हैं? तो फर्स्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं अनुराग ठाकुर। ये देख लीजिए, ये हैं अनुराग ठाकुर, पहले सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं जिनको टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। देखिए, अनुराग ठाकुर जी वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, 4 बार से ये बीजेपी के एमपी हैं। बीजेपी के एमपी हैं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। आपको पता ही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के। तो पहले सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अनुराग ठाकुर, जिनको टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन की पोस्ट मिली है। इनको 2016 में उस समय के आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग द्वारा टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया था। 4 साल में इनका प्रमोशन हो गया और अब ये कैप्टन बन गए हैं। अनुराग ठाकुर का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट सर्विंग एमपी हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में क्या बने हैं? कैप्टन बने हैं। टेरिटोरियल आर्मी ये इंडियन आर्मी के बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। हर वर्ष आप 2 से 3 महीने की ड्यूटी दे सकते हैं आर्मी के तहत विद यूनिफॉर्म। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और मोटो क्या है? सावधानी व शूरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जीपी समंता को रिसेंटली नया चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। आपको पता है कितने वर्ष के लिए डॉक्टर जीपी समंता इंडिया के चीफ स्टैटिस्टिशियन रहेंगे? तो 2 वर्ष के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ये देख लीजिए, ये हैं डॉक्टर जीपी समंता। इनको 2 वर्ष के लिए इंडिया का चीफ स्टैटिस्टिशियन अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर जीपी समंता चौथे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी को रिप्लेस किया है। याद रखिएगा, तो डॉक्टर जीपी समंता चौथे चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं इंडिया के। पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर प्रणब सेन। याद रखिएगा, डॉक्टर प्रणब सेन इंडिया के पहले चीफ स्टैटिस्टिशियन थे। चौथे बन गए हैं डॉक्टर जीपी समंता। डॉक्टर जीपी समंता आरबीआई में एडवाइजर भी रह चुके हैं। देखिए, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया एनएससी का हेड होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का हेड होता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना हुई थी 2005 में। कौन सी कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? रंगराजन कमेटी की सिफारिश पे हुई थी। रंगराजन कमेटी को बनाया गया था 2001 में, ताकि इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम पर सजेशन दे सकें। इसी कमेटी की सिफारिश पर 2005 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा रिसेंटली किस बैंक को इसके पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है? तो आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन
फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। देखिए ये है IDBI बैंक, इसने जो दिसंबर 2020 गया है उसमें प्रॉफिट दिखाया है और ऐसा कोई भी इसने मतलब कि इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये PCA फ्रेमवर्क में रखने लायक बैंक है। तो प्रॉफिट दिखाने से ही समझ में आ जाता है कि बैंक अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो इसको देखते हुए RBI द्वारा रिसेंटली IDBI बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है। 2017 में, मई 2017 में IDBI बैंक को PCA फ्रेमवर्क में डाला गया था। PCA फ्रेमवर्क में ये होता है कई सारे बाउंडेशन लग जाते हैं बैंक के ऊपर और वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, देखिए RBI द्वारा जो वीक फिनेंशियल मैट्रिक्स वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं, उनकी निगरानी के लिए PCA फ्रेमवर्क लाया गया था। कब? 2002 में लाया गया था। और ये देख लीजिए, जैसे आपका हायर NPA है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, कई सारी दिक्कतें हैं, तो आपको PCA फ्रेमवर्क तहत लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी की जाती है उसमें कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण, ये देख लीजिए, ये हैं दीपिका पादुकोण, इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दीपिका पादुकोण, पिछले वर्ष मैंने आपको बताया था कि 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये देख लीजिए, क्रिस्टल अवार्ड। और यही है दीपिका पादुकोण जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है। यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट 2005 में शुरुआत की गई थी इसकी, क्लॉस श्वाब ने इसकी शुरुआत की थी। क्लॉस श्वाब कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं और चेयरपर्सन भी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। दीपिका पादुकोण यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। साथ ही साथ लेवाइस की जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आपको पता ही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनके बाद उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तीरथ सिंह रावत। कौन? तीरथ सिंह रावत। ये उत्तराखंड के 10वें चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, अभी तक उत्तराखंड में 10 चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं। सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने 5 वर्ष का टर्म कंप्लीट किया है, ND तिवारी। उसके अलावा किसी ने भी 5 ईयर टर्म नहीं कंप्लीट किया है। याद रखिएगा, तीरथ सिंह रावत रिसेंटली उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तीरथ सिंह रावत की वजह से मैं बाकी 2013-14 से जो है पार्टी चीफ थे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा MLA रह चुके हैं कई बार पास्ट में। और रिसेंटली जो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनका रिजाइन हो गया था, जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। उत्तराखंड मैप में आप देख सकते हैं इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जिसका नाम है वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये 1936 में उत्तराखंड में ही बना था। तब इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क नाम याद रखिएगा। रिसेंटली उत्तराखंड में इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस में फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली किसने लॉन्च की है? तो स्पेस में फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। ये देख लीजिए, रिसेंटली फ्रांस द्वारा अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने के लिए स्पेस में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? एस्ट्रेक्स। याद रखिएगा, ये एस्ट्रेक्स एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस का पहला सैटेलाइट था उसका नाम भी था एस्ट्रेक्स। 1965 में वो लॉन्च किया गया था। तो फ्रांस द्वारा स्पेस में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की गई है, जिसका नाम है एस्ट्रेक्स। याद रखिएगा, फ्रांस का ये सैटेलाइट भी था। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें US के साथ साथ जर्मनी की भी स्पेस एजेंसीज पार्टिसिपेट करेंगी। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि फ्रांस द्वारा एक स्पेस फोर्स बनाई गई थी। देखिए, USA ने भी बनाई है, फ्रांस ने भी बनाई है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारी का याद रखें, लेकिन इतना याद रखिएगा, फ्रांस द्वारा फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में कंडक्ट की गई, जिसका नाम है एस्ट्रेक्स। फ्रांस यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये है फ्रांस। पेरिस इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? CFA, फ्रैंक और यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM द्वारा IBM स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया गया है? तो IBM ने IBM स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम के लिए उत्तराखंड के साथ कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ? उत्तराखंड। ये देख लीजिए, रिसेंटली IBM स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम के लिए IBM द्वारा उत्तराखंड के समग्र शिक्षा अभियान या फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की गई है। इसमें क्या होगा? स्टेम आपको पता ही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो स्टेम फील्ड में
जो बालिकाएं हैं उनको प्रमोट करने के लिए IBM द्वारा IBM STEM फॉर गर्ल्स प्रोग्राम रन किया जा रहा है। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ इसने पार्टनरशिप की है। इसमें क्या होगा, अगले 3 वर्ष तक IBM द्वारा उत्तराखंड के 130 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में गर्ल्स के भीतर, यानी जो बालिकाएं हैं उनके भीतर STEM फील्ड के लिए इंटरेस्ट जगाया जाएगा। तो याद रखिएगा 3 वर्षों का प्रोग्राम है IBM STEM फॉर गर्ल्स प्रोग्राम, जिसके लिए IBM ने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत लगभग 25,600 स्टूडेंट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ की फील्ड में ये जागरूक करेगा। तो IBM की बात करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, जब जो कोलकाता से इंडिया की कैपिटल दिल्ली ट्रांसफर हुई थी उसी दौरान IBM की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके CEO अरविंद कृष्णा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया द्वारा किस कंट्री को 10 स्टेट ऑफ आर्ट रेलवे पैसेंजर कोचेस डिलीवर किए गए हैं? तो इंडिया ने रिसेंटली श्रीलंका को 10 रेलवे कोचेस दिए हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से लैस हैं। ये रेलवे कोचेस हैं जो कि इंडिया ने श्रीलंका को दिए हैं, ये नहीं मतलब ऐसे ही हैं, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे की एक फर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी राइट्स। इसने श्रीलंकन रेलवे के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत 160 इंडियन रेलवे कोचेस श्रीलंका को सप्लाई किए जाएंगे। उसी एग्रीमेंट के तहत ये 10 आर्ट ऑफ फैसिलिटी से लैस पैसेंजर कोचेस किसको दिए गए हैं? श्रीलंका को दिए गए हैं। और ये एग्रीमेंट हुआ था आपका 2019 में। तो रीट्स ने 10 आर्ट ऑफ फैसिलिटी से लैस रेलवे कोचेस किसको दिए हैं? श्रीलंका को दिए हैं। रीट्स की बात करें, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज 1974 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और रीट्स के CMD कौन है? राजीव मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंपनी द्वारा IPL की जो स्पॉन्सरशिप होती है उसको वापस जीत लिया गया है? तो वीवो को जो है IPL स्पॉन्सरशिप से बाहर कर दिया गया था, वापस वीवो जो है IPL का स्पॉन्सर बन गया है। तो यही होता है, लोग भूल चुके हैं चाइना के अटैक को, तो वापस वीवो जो है IPL की स्पॉन्सरशिप इसके हाथ में आ गई है। और एक बार फिर से कुछ होगा तो फिर से हम लोग चिल्लाएंगे चाइनीज़ माल को बाइकआउट करो, और फिर से कुछ होगा तो वापस से ऐसे ही होता है हमेशा। टेंशन मत लीजिएगा आप इतना, गवर्नमेंट को जिससे पैसा मिलेगा या प्राइवेट कंपनीज को जिससे पैसा मिलेगा वो ऐसे ही करती हैं। तो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी वीवो को वापस से IPL की स्पॉन्सरशिप मिल गई है। IPL का आपको पता ही है, जो इस बार का एडिशन है वो अप्रैल से मई में होगा, 6 जगहों पर होगा। ये 6 जगह हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत है जो IPL का इस वर्ष का यानी 2021 का फाइनल होगा वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम से इसका नाम किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और अब इसका नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। देखिए यहाँ पर पहला टेस्ट खेला गया है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। वीवो की बात करें, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, शायद ना पूछें आपसे। ग्वांगडोंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, CEO याद रखिएगा, शेन वी इसके CEO हैं वीवो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक ब्रिक्स। मैजिक ने एक सिक्योर ऑनलाइन सॉल्यूशन पे रेंट फीचर को बनाने के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ पार्टनरशिप की है? देखिए पे रेंट फीचर क्या है? ये क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप रेंट पेमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा रेंट पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए पे रेंट फीचर बन रहा है, जिसके लिए मैजिक ब्रिक्स ने रेजर पे के साथ पार्टनरशिप की है। किसके साथ? रेजर पे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पे रेंट फीचर। ये क्रेडिट कार्ड के द्वारा रेंट पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए मैजिक ब्रिक्स ने HDFC बैंक और रेजर पे के साथ पार्टनरशिप की है। याद रखिएगा, लगभग 3000 करोड़ तक का रेंट पेमेंट का मार्केट है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो जायज़ से रेजर पे को, मैजिक ब्रिक को और HDFC बैंक तीनों को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए पे रेंट नाम का फीचर इंट्रोड्यूस किया है मैजिक ब्रिक्स ने, और मैजिक ब्रिक्स ने याद रखिएगा रेजर पे और HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। पे रेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें रेजर पे की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में रेजर पे है। एक पेमेंट गेटवे है और इंडिया का एकमात्र पेमेंट सॉल्यूशन है जो बिजनेसेस को अपने पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए कई सारे उत्पाद प्रोवाइड करता है। 2013 में रेजर पे की स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और रेजर पे के CEO कौन है? हर्षिल माथुर। HDFC बैंक की बात आई है तो याद रखिएगा, कुछ समय पहले ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है या फिर कितने % लगाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्तमान में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाती है। पहले सिर्फ एजुकेशन सेस था, आपको याद ही होगा, जो कि 3% था।
बाद में इसको बढ़ाकर जो 2018 का बजट आया था उसमें इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 4% और नाम चेंज कर दिया गया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि यूनियन कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अप्रूव कर दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, यानी लैप्स नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ रहा है 1% एक्स्ट्रा, उसका जो भी फंड आएगा इसी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में रखा जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये कंबाइंड रूप से इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 के बजट में। 4% है कंबाइंड रूप से और 3% आपका एजुकेशन सेस ही है। जो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, इसके द्वारा जो भी फंड आएगा उसको नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत योजना, साथ ही साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए खर्चा किया जाएगा। नॉन लैप्सेबल है, यानी कि अगले वर्ष फिर से आप बढ़ा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस यानी WHMO, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के डायरेक्टर किस इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है? तो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पर रिसेंटली मजू वर्गीस को अपॉइंट किया गया है। किसको? मजू वर्गीस। ये हैं मजू वर्गीस, इनको व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं मजू वर्गीस, तो याद रखिएगा व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? मजू वर्गीस, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके अलावा याद होगा आपको इस समय यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी नाम क्या है? जनरल लॉयड जे अस्टिन। जनरल लॉयड जे अस्टिन ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, 3 दिनों की विजिट पे हैं इंडिया में, ये याद रखिएगा। जनरल लॉयड जे अस्टिन ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, 3 दिनों के लिए इंडिया की विजिट पे हैं। ये राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं उनसे मिलेंगे। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, एक तो आपके ये हो गए मजू वर्गीस, ये व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस में डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, और दूसरे जनरल लॉयड जे अस्टिन ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं इनको टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको पता है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये किस इंडियन स्टेट की गवर्नर हैं? तो वर्तमान में तेलंगाना की गवर्नर है कौन? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। इनको टॉप 20 ग्लोबल वुमेन्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। ये हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, इनको 2021 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। शिकागो यूएस में इंटरनेशनल वुमेन कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस दौरान टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 के लिए डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को चुना गया है। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना की तो ये गवर्नर है ही हैं, याद रखिएगा, लेकिन रिसेंटली किरण बेदी के बाद यानी किरण बेदी जी के जाने के बाद पुदुचेरी की भी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुई हैं, और पुदुचेरी में ही राजभवन में जो इन्होंने काम किए हैं इसी दौरान, मतलब इतनी जल्दी, उसी के लिए इनको इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2020 अवार्ड मिला है तमिलसाई सौंदरराजन को। ये तेलंगाना की गवर्नर हैं और किसकी? पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। रिसेंटली 9th एनुअल कांग्रेस हुई है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, कहाँ पे? शिकागो यूएस में, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस बाक रिसेंटली इनको वापस से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है या फिर इलेक्ट किया गया है। आपको पता है थॉमस बाक कितने वर्षों के लिए फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो 4 वर्षों के लिए थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो 4 वर्षों के लिए अपॉइंटमेंट होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट का। अभी तक थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थे और वापस 4 वर्षों के लिए फिर से बन गए हैं। थॉमस बाक ये जर्मनी के एथलीट हैं, याद रखिएगा। इन्होंने पिछले 4 वर्षों में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया है। आपको पता ही है जो फ्यूचर ओलंपिक्स आने वाले हैं 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस में। 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक 2032 के लिए सबसे ज़्यादा बोली किसने लगाई है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ने। तो शायद 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन में हो सकते हैं, याद रखिएगा। थॉमस बाक उस टीम का हिस्सा भी थे जिसने मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में जर्मनी को रिप्रेजेंट किया था। तो जर्मनी से बिलोंग करते हैं थॉमस बाक। इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अगले 4 वर्षों के लिए फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके 2 वर्ष बाद ही 1896 में पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे? एथेंस, ग्रीस में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और डीजी कौन है? क्रिस्टोफ दी केपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया। कितना? 74%। देख लीजिए, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इसके लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया गया है।
तो पहले जो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई थी वो 49% थी, अब वो है 74%। 2015 में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई थी 26%, तो उस समय बढ़ाकर किया गया था 49%, और अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 74% कर दी गई है। सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर ही ऐसा नहीं है जहां पे गवर्नमेंट ये सब कर रही है, इससे पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, इतना याद रखिएगा। जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है कंट्री में, देखिए टोटल जीडीपी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होता है 3.6%, जबकि अदर ग्लोबल जो एवरेज है वो है 7.13%। तो इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है एज पार्ट ऑफ जीडीपी वो काफ़ी कम है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी मोहिनी और हामिद बकायोको, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दोनों लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा। ये हैं दादी मोहिनी, ब्रह्म कुमारी की हेड थी दादी मोहिनी, रिसेंटली मुंबई में इनका निधन हो गया। तो ब्रह्म कुमारी एक फाउंडेशन है जिसकी हेड थी यानी चीफ थी दादी मोहिनी, इनका रिसेंटली निधन हो गया, आपको ये याद रखना है। दूसरे ये हैं आइवरी कोस्ट, जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है आइवरी कोस्ट, उसके प्राइम मिनिस्टर से क्या नाम था, हामिद बकायोको, रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो हामिद बकायोको, इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। अब इनकी जगह पे अमादेव गौन कलीबली बनेंगे इनके प्राइम मिनिस्टर। तो हामिद यकोबको, अजीब सा नाम है, हामिद बकायोको, मैं कुछ भी बोल गया, हामिद बकायोको, ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम याद रखिएगा, डेथ हो गई इनकी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।